नमस्कार साथियों, सभी आप सभी लोग जुड़ जाएं। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आकाश टॉक शो में स्वागत है। आज हम इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक ऑन वुमेन्स, मतलब महिलाओं पे पैंडमिक का क्या प्रभाव है, इस पे बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम जोड़ते हैं रितिका को। सभी लोग जुड़ जाएं। हमारे साथ रितिका जी भी जुड़ गई हैं। नमस्कार दीदी, कैसी हैं? बढ़िया आकाश, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है दीदी। हम पैंडेमिक पे महिलाओं के असर पे हम लोग आज बातचीत की। पैंडेमिक का महिलाओं पे क्या असर है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल। सबसे पहले आपका परिचय करा दें कि रितिका दीदी अभी फेमिनिज्म इन इंडिया जो पोर्टल चलता है, वेबसाइट है, उसकी मतलब एसोसिएट एडिटर हैं। और तमाम सामाजिक मुद्दों पे महिलाओं से भी रिलेटेड हो, चाहे और भी तमाम सामाजिक मुद्दों पे भी लगातार लिखती पढ़ती बोलती रही हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इस पेंडेमिक का जो एक ये पेंडेमिक तो एक तरीके से पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे मानवता के लिए एक बहुत नुकसानदायक है, लेकिन ये महिलाओं को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, जो पहले से ही एक मतलब कहें तो हाशिए पर खड़ी है, उनको और कितना नुकसान कर रहा है ये पेंडेमिक, कितना नुकसान पहुंचा, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो दीदी सीधा मतलब पहला है कि मतलब इस पेंडेमिक का महिलाओं पे मोटा मोटी क्या असर पड़ रहा है पूरा पूरा। आकाश, आपका सवाल काफी छोटा है लेकिन इसका जवाब काफी वृहद है। अगर मैं पहली लाइन से शुरुआत करूं तो मेरा जवाब ये होगा कि ये पैंडेमिक कोरोना महामारी महिलाओं पर किस तरीके से असर नहीं डाल रही है। कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा मुद्दा छूता नहीं है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है जो इस कोरोना महामारी के कारण प्रभावित नहीं हुआ हो। आप बात सिर्फ कोरोना महामारी की ही क्यों करें? जब भी देश में कोई भी समस्या आती है, चाहे वो युद्ध ले लीजिए, विभाजन ले लीजिए, किसी भी तरीके के मानव जनित हो या प्राकृतिक हो, हर तरह की आपदा में सबसे पहले जो सबसे अधिक प्रभावित जो वर्ग होता है वो हाशिए पर गया हुआ वर्ग होता है, जिसमें से महिलाएं एक है। महिलाओं में भी आपको इंटरसेक्शनल यानी अलग अलग वर्ग जाति आधार, वर्ग जाति आदि के आधार पर उन्हें देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ अगर हम सीधा सीधा कह देंगे कि महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है तो इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छूट जाएंगे। उदाहरण के तौर पर दलित महिलाओं पर जिस तरीके से प्रभाव पड़ा है उस तरीके से सवर्ण महिलाओं पर प्रभाव नहीं पड़ा है। जिस तरीके से आदिवासी महिलाओं पर पड़ा है उस तरीके से जो एक बड़े शहरों में रहने वाली महिलाएं हैं उन पर कोरोना महामारी का प्रभाव नहीं पड़ा है। जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की जो महिलाएं रह रही हैं उन पर जो कोरोना महामारी का प्रभाव है, उस वैसा प्रभाव शहरों में रहने वाली महिलाओं पर नहीं पड़ा है। जो महिलाएं असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही थी, जो मजदूरी का काम कर रही थी, जिस तरीके से महामारी का प्रभाव उन पर पड़ा है, संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं पर जो प्रभाव पड़ा होगा वो अलग होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन वर्गों पर प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन प्रभाव पड़ने की जो इंटेंसिटी है, जो दायरा है, वो बिल्कुल हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय पर अलग अलग तरीके से पड़ा है। आप कितने वंचित हैं, कितने हाशिए पर गए हैं, अलग अलग आधारों पर कोरोना महामारी का प्रभाव आप पर उतना ही और अधिक पड़ा है। दीदी तो मतलब इस यहीं से फिर ये निकालने सवाल है कि जो हम बात कर रहे हैं कि शहरी महिलाओं पे और ग्रामीण महिलाओं पे अलग अलग प्रभाव पड़ा, निसंदेह उनका सबका अपना अपनी 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 जीवन शैली है, अपने अपने तरीके के रहन सहन तमाम चीजें हैं। तो इन शहरी महिलाओं पर ग्रामीण महिलाओं पे किस तरीके का प्रभाव और इन प्रभावों में क्या अंतर है? देखिए आकाश, सबसे पहली बात है यहाँ पे मैं नॉन अप्रोप्रिएशन की पॉलिसी का जिक्र करना चाहूंगी। चूंकि ग्रामीण भारत का मेरा अनुभव नहीं है, तो वहाँ की महिलाएं अभी इस फिलहाल किन परेशानियों का सामना कर रही हैं, इस महामारी के दौरान मैं फील्ड पर भी नहीं गई हूँ, ना ही किसी ग्रामीण इलाके का दौरा किया है।
तो मेरी जो जानकारी होगी या किसी की भी जो जानकारी है, जो एक पत्रकार है जो फील्ड पर नहीं है, उसकी जानकारी पहले से मौजूद या जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके आधार पर है। तो आपका जो सवाल है कि ग्रामीण महिलाओं पर कैसा असर पड़ा है और शहरी महिलाओं पर जो असर है वो कैसा है कोरोना महामारी का, तो सबसे पहला जो अंतर मुझे समझ में आता है वो है पहुंच का, और पहुंच स्वास्थ्य सुविधाओं की इस दौरान। अगर ये सिर्फ महिलाओं की पहुंच का ही मामला नहीं है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर इतना भयानक और विभत्स रूप ले चुकी है हमारे देश में, लेकिन पहुंच का जो, अगर मैं पिछले साल की कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र करूं आकाश, तो पिछले साल करीब एक रिपोर्ट आई थी इपस फाउंडेशन की जो कहती है कि करीब 18 लाख, ये पिछले साल का आंकड़ा, ये आंकड़ा कई गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा, 18 लाख से ज्यादा ऐसी महिलाएं थी जिनको लॉकडाउन, जब देश में पहला लॉकडाउन लागू हुआ था उस दौरान गर्भ समापन यानी अबॉर्शन से जुड़ी सेवाएं नहीं मिली। अब इसमें आप सोचिए, ज्यादातर वे महिलाएं होंगी जो ग्रामीण भारत से आती होंगी, जिनके जिले, जिनके गांव, जिनके ब्लॉक पंचायत के आसपास 20-25 किलोमीटर तक कोई अस्पताल तो छोड़िए, कोई एक छोटी मोटी डिस्पेंसरी भी नहीं है। तो ऐसे में जहाँ पे अभी का मौजूदा हालात अगर हम देखें, यहाँ पे आपको एक विटामिन सी की गोली नहीं मिल रही है, वहां पर गर्भ समापन, अबॉर्शन जैसी बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होना महिलाओं के लिए तो बिल्कुल एक आम बात है। मतलब हम लोग और गांव की, तो मैं तो अभी इधर बीच गांव पिछले महीने ही गया था, कई तमाम सारे गांव में, मतलब मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ स्थिति ये है कि मतलब मध्य प्रदेश के जिन गांवों में, वहाँ कोई अस्पताल, जंगलों में 30-30 40-40 किलोमीटर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है, साधन नहीं है। एक बार सुबह में गाड़ी चलती है तो शाम को फिर वही गाड़ी, जो लोग जाते हैं थोड़ी ब्लॉक पे तो शाम को वही गाड़ी ब्लॉक से लेके आती है। ऐसी स्थिति में तो मतलब सोचिए कि उसमें भी वहाँ पुरुष जाते हैं, महिलाओं को तो वहां से महिलाओं के लिए काफी दिक्कत हो जाती है कि ना उनके पास स्वास्थ्य स्वास्थ्य। और एक उसी तरह वो घटना भी है कि उसमें एक महिला थी, वो पानी लेने के लिए कुएं में गिरी थी, पानी क्योंकि सूखा था तो कुएं में गिरी थी, तो उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया, इसलिए आज तक वो 11 साल हो गए हैं, वो उसी तरह विकलांग अवस्था में पड़ी हुई है, क्योंकि प्रॉपर इलाज के लिए ना उसके पास पैसे हैं, ना वहाँ ढंग का कोई अस्पताल है। तो मतलब ये छोटा सा समस्या को हम देख सकते हैं कि मतलब एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि मतलब कितना अभी तो कोरोना का अलग स्केल चल रहा है। तो मतलब जैसा मैं बिल्कुल आकाश, आपकी बात को मैं आगे ले जाना चाहूंगी। आपने बिल्कुल कहा कि आपने 11 साल पुराना उदाहरण दिया। जो अभी कोरोना महामारी को हम बिल्कुल छोड़ दें तो बिल्कुल मेरी बात फिर से वही है कि आप किस जेंडर से ताल्लुक रखते हैं, आप किस वर्ग से आते हैं, आप किस जाति से आते हैं, आपकी सामाजिक पहचान क्या है, इससे आपको कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं फिलहाल मिलेंगी या मिल रही हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और यही चीज आगे आपको ले जाएगी कि कोरोना जैसे, अगर आपको मान लीजिए कोरोना हो जाता है तो उस स्थिति में आपको कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, इससे भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। ये कोरोना महामारी के पहले भी वो स्थिति थी और कोरोना महामारी के दौरान और बाद में भी ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि हमारे समाज का व्यवस्थित ढांचा ही यही है, वो जातिवादी है, पितृसत्तात्मक है, और कोरोना महामारी के चले जाने के बाद वो बदलने वाला नहीं है। दीदी मतलब अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ये एक रिपोर्ट थी, मतलब रिसर्च पेपर था, उसमें मतलब वो दिखाया गया था कि मुसीबत में ये थी कि मतलब जो लड़कियां हैं इस पेंडेमिक में, एक तमाम स्कूल बंद हैं और तमाम चीजें बंद हैं, तो उसमें लिखा था कि इससे सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई तबका है तो लड़कियों का तबका है वो। तो इसको लेके आप कैसे देख रहे हैं कि मतलब ये किस तरीके से मतलब प्रभाव डाल रहा है लड़कियों पे पेंडेमिक, जहाँ स्कूल बंद हो चुके हैं तो उनकी शिक्षा किस तरीके से प्रभावित हो रही है? और शिक्षा तो बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित हुई है, चाहे वो आप प्राथमिक शिक्षा से बात कर लें या उच्च शिक्षा तक चले जाए, बहुत ही बुरे तरीके से लड़कियों की शिक्षा प्रभावित हुई है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। दोनों बेटियां कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका अभी हाल फिलहाल दाखिला हुआ है, और एक बेटा है जिसने 12वीं की परीक्षा दी। घर में एक लैपटॉप है। जेंडर के आधार पर प्राथमिकता बेटे को दी जाएगी, ये हमारे देश का ढांचा है। और लड़कियों से जब वे
कॉलेज से आ जाती हैं, स्कूल से आ जाती हैं, तो उनसे एक अपेक्षा, एक उम्मीद रहती है कि भाई ने अगर खाना खा लिया है तो बर्तन धोकर बहन रख देगी। इसी का बड़ा रूप हम आज देख रहे हैं कि अरे इसकी तो अब तो कॉलेज जाना नहीं है, घर में रहना है, तो घर के सारे काम में हाथ बटाओ। और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आप इस पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे रिपोर्ट पढ़ेंगे कि बाल विवाह के जो मामले हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसका ताल्लुक जो है, इसकी जो नींव जाती है वो फिर से उसी ब्राह्मणवादी प्रतिसत्तात्मक सोच पे जाती है, जहां लड़कियों को बोझ समझा जाता है। यार अब तो कोरोना आ गया, पढ़ लिख कर क्या करोगी, चलो शादी कर देते हैं, कम खर्चे में निपट जाएंगे। और यहाँ भी शादी में कम खर्चे पे निपटना इतना आसान नहीं होता है। लोग कह रहे हैं, आसपास अब अपने माहौल देखेंगे कि अगर आप अपनी अगर मान लीजिए शादी में 50 मेहमान आ रहे हैं, तो खाने खिलाने में जो पैसा बच रहा है उसका कॉम्पनसेशन आप दहेज के रूप में कीजिए। महामारी का एक रूप ये भी है। तो जेंडर के आधार पर आप हर जगह शोषित होते हैं, हर जगह। और शिक्षा की बात को आगे ले जाते हुए आकाश, क्योंकि एक स्कूल का माहौल सिर्फ आपको, स्कूल या कॉलेज का माहौल, खासकर उच्च शिक्षा का माहौल आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं देता, आपको सिर्फ वो डिग्री नहीं देता, वो एक आजादी का एहसास कराता है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लड़कियां जब स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो उनके अंदर जो पहला एहसास, पहला अनुभव होता है वो होता है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उनके दायरे खुलते हैं, वो अपने करियर ऑप्शंस तलाशती हैं। वो सोचती है कि मैं अगर 12वीं तक पढ़ गई तो आगे इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकती हूँ। वो सारे रास्ते अभी बंद हो गए हैं, क्योंकि जेंडर के आधार पर अगर आपको बाहर जाकर पढ़ने का मौका, बाहर इन द सेंस की कैंपस नहीं जा रही हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, आपको ऑनलाइन सुविधा बहुत ही गिने चुने लोगों को मिलेगी। वो वर्ग ऐसे भी सीमित है जिनके पास अभी ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा है। लेकिन जब बात जेंडर पे आ जाएगी तो वो वर्ग और भी अधिक सिकुड़ जाता है। दीदी मान मतलब लीजिए अगर कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली है और वो किसी एक बच्चे की पढ़ाई को स्पॉन्सर, मतलब का खर्च उठा सकता है, वो ऑब्वियसली अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जाएगा। ये हम तमाम लोग घर का भी किस्सा है कि जहाँ बात बिल्कुल हो, हमारे जहाँ आसपास का सिस्टम है, किसी पिताजी रिसर्च या किसान रिपोर्ट हैं, को चाहे यहाँ जो कोट कर, एक आदमी का ही शिक्षा का हमारे भार उठा घर के सकते हैं। आसपास का, जी बिल्कुल, ये हमारे घर के आसपास का किस्सा है, जो एक्यूमुलेट होके किसी बड़ी रिपोर्ट का हिस्सा बनता है कि फलाने की लड़की की पढ़ाई छूट गई, वो उसी यूएन की रिपोर्ट का हिस्सा बन जाएगी अगले साल, कि भारत में 12 लाख लड़कियों की पढ़ाई कोरोना महामारी के कारण छूटी। ये भी है कि मतलब हम आपने एक ही बार में डिजिटल डिवाइड और शादी से लेके सारा कुछ एक ही बार में बात किया। तो मतलब ये है कि पिछले साल डिजिटल डिवाइड पे बात करते हैं। पिछले साल केरला में एक 10 साल की लड़की ने सिर्फ इसलिए डेथ कर ली थी क्योंकि उसके पास ऑनलाइन क्लास करने के लिए कुछ नहीं था। तो मतलब एक हम इस चीज को देखते हैं कि एक तो अपने लैपटॉप वाला किस्सा बताया कि एक लैपटॉप है तो भाई लेगा और लड़की ऑनलाइन क्लास नहीं करेगी। और एक तरीके से देखें तो अगर हम इस डिजिटलाइज युग में बात करें, डिजिटलाइजेशन के समय बात करें, तो एक देखते हैं कि लड़कियों लड़कियों को उस तरीके से ना उनके पास एंड्रॉयड फोन उस तरीके से है और ना ही उनको उस तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है चलाने के लिए। तो इस युग में भी वो लगातार पीछे चली जा रही है। तो डिजिटलाइजेशन के इस दौर में मतलब लड़कियां किस तरीके से पीछे छूट गई हैं और कोविड उसको और आगे किस तरीके से बढ़ा रहा है। अगर देखिए, आपने केरल का उदाहरण दिया, केरल वाला उदाहरण जो है वो सिर्फ जेंडर का उदाहरण नहीं है। जब आप पूरी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि जिस बच्ची ने की मौत आत्महत्या की वजह से हुई, उसके पिता सक्षम ही नहीं थे कि वो एक स्मार्टफोन अपनी बेटी को दिला सके। तो और वो जिस समुदाय से ताल्लुक रखते थे, यहाँ पे आता है वर्ग और जाति। जब पिता बिल्कुल चाहता होगा, हो सकता है चाहता होगा कि वो अपनी बेटी को स्मार्टफोन दे ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके, लेकिन चूंकि अपनी अपने वर्ग की मजबूरियों के चलते, अपनी आर्थिक मजबूरियों के चलते, वह जिस सामाजिक पहचान से आ रहा था, वह अपनी बेटी की इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। तो जो जिस डिजिटल डिवाइड की आप बात कर रहे हैं, वो डिजिटल डिवाइड जेंडर के आधार पे है, बिल्कुल है, लेकिन वो डिजिटल डिवाइड क्लास और कास्ट के आधार पे भी है। हमारे यहाँ भारत की बात करें तो रीजन के आधार पे ही है ये। डिजिटल डिवाइड तो पॉलिटिकल भी है। बात अगर आप कश्मीर की कीजिए, वहां का डिजिटल डिवाइड पूरी तरीके से पॉलिटिकल है।
क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आकाश? जी मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा कश्मीर का था। डिवाइड बिल्कुल पूरी तरीके से राजनीतिक है। वहां तो जानबूझकर मतलब हमने जो ऑनलाइन क्लासेस मार्च से शुरू की हमारे बाकी भारत के हिस्सों में, कश्मीर में वो चीजें तो 2019 से वहां के स्टूडेंट्स झेल रहे हैं। तो डिजिटल डिवाइड हर क्षेत्र के अलग अलग आयाम पर बदलता जाता है। तो डिजिटल डिवाइड को मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ जेंडर तक सीमित करके ना देखें। नहीं नहीं, मतलब जेंडर तक सीमित नहीं है, मैं बस ये सवाल था कि डिजिटल डिवाइड का जेंडर पे क्या इफेक्ट है, क्योंकि मतलब हम जैसे हमारे गांव का, हमारे तरफ पूर्वांचल का, यूपी बिहार का, मतलब उत्तर भारत का देखें जहां तक कि महिलाओं को एक तो लड़के से कम मतलब प्राथमिकता दी जाएगी लड़की को, और ऊपर से अगर किसी लड़की एक की संसाधन खरीदने की एक की क्षमता होगी तो सिर्फ लड़के के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी स्थिति में लड़कियों की पढ़ाई भी तो बाधित हो रही है। जब आज पूरा का पूरा सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, क्लास हो गई ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन सारा कुछ ऑनलाइन चल गया, तो फिर वो तो उस सीख नहीं पा रही है, उस प्रक्रिया में का हिस्सा ही नहीं बन पा रही है, तो पीछे छूट रही है ना। सवाल ये था। हाँ आकाश, देखिए इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जेंडर डिजिटल डिवाइड के अलग अलग आयामों की मैंने चर्चा इसलिए की। कोरोना महामारी एक विशेष परिस्थिति है। ऐसी महामारी हम कई सालों बाद देख रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो स्पेनिश फ्लू के बाद ये महामारी का दौर आया है, जो हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी अभी देख रही है। जब विशेष परिस्थितियां आती हैं ना, विशेष परिस्थितियां मांग करती हैं विशेष नीतियों की, जो ऐसी नीतियां जो उस स्थिति को देख कर बनाई जाए। उदाहरण के तौर पे आप यूएन की एक रिपोर्ट लीजिएगा पिछले साल की, जो बताती है कि ज्यादातर देशों ने जैसे कोरोना महामारी को लेकर नीतियां बनाई, ठीक है, बचाव की नीतियां, मदद की नीतियां, पुनर्वास की नीतियां, लेकिन उन नीतियों को जेंडर तरीके से नहीं बनाया। क्योंकि अगर आप इसको इंटरसेक्शनल तरीके से नहीं बनाएंगे, नीतियों को अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग समुदायों के हिसाब से देखकर नहीं बनाएंगे, तब तक इस समस्या का समाधान तो आने वाले 100 सालों में नहीं होगा। अगर आपकी नीतियां पढ़ाई के लिए है, मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मैं एक उदाहरण दूंगी। एक राज्य सरकार ये नीति निकालती है कि जितनी भी सरकारी स्कूल की बच्चियों की पढ़ाई छूट रही है, हम उन्हें, राज्य सरकार उनके स्मार्टफोन का खर्चा उठाएगी। आप देखिएगा वहीं पे आखिर साइकिल योजना क्या थी, मुफ्त पोशाक योजना क्या है, मिड डे मील योजना क्या है। आप ऐसा करके प्रोत्साहन देते हैं ना, तो उसी तरीके से कोरोना एक विशेष स्थिति है। तो आप देखिए कि अभी हमारे सामने मुसीबत क्या है, हमारे सामने चुनौती क्या है। चुनौती है ऑनलाइन शिक्षा। बच्चे शारीरिक रूप से क्लास में नहीं आ पा रहे। राज्य सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि वो लड़कियों के लिए कम से कम स्मार्टफोन मुहैया करवाएंगी। हाँ, जो लड़कियां अगर स्कूल ड्रॉप आउट नहीं करेंगी, उनको मुफ्त में आगे की पढ़ाई उनकी सरकार स्पॉन्सर करेगी। उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो 10वीं की परीक्षा अपनी पूरी करती हैं। ऐसी नीतियां आएंगी तो आप देखिएगा उनका वेलफेयर नीतियां आएंगी, जेंडर नीतियां आएंगी, दलित वंचित तबके के समुदाय पर आधारित नीतियां आएंगी, तो बदलाव जरूर आएगा। लेकिन ऐसी कोशिश हमारे देश में दिखती ही नहीं। हमारे देश में तो राहत के नाम पे, कोरोना राहत के नाम पे कर्ज बांट देती है केंद्र सरकार। तो फिर आप इस देश के माहौल में कौन सी वेलफेयर नीतियों की उम्मीद करेंगे? और यहाँ तो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो हम किससे उम्मीद करें कि वो जेंडर और क्लास और कास्ट के आधार पर इस कोरोना महामारी में नीतियां बनाएगा? अब वो नीतियां बनाने का दौर, पिछला जो वक्त था वो पिछला 1 साल था, जो चीजें बदल सकता था। उदाहरण के तौर पर अगर 10 लाख लड़कियों का ड्रॉप आउट होता तो शायद वो 10 लाख की जगह 7 लाख हो सकता था, 6 लाख हो सकता था। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में कि एक भी लड़की का ड्रॉप आउट ना हो। लेकिन ये कोशिश भी नहीं की जाती हमारे देश में कि जो 10 लाख का ड्रॉप आउट रेट होने वाला है, संभावित ड्रॉप आउट रेट होने वाला है, उसे हम 9.5 लाख तक भी ले आए। जबकि आपने केरल का उदाहरण दिया, उसके बाद केरल सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। मैं बस एक उदाहरण के तौर पर सवाल, मतलब में ऐसे भी लड़कियों को कहा जाता है कि 5वीं पढ़ ली, 8वीं पढ़ ली, 10वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, अब क्या पढ़ लोगे। बहुत हद तक सोचा जाता है तो 12वीं, उसके बाद सोचा ही नहीं जाता है कि लड़कियां मतलब पढ़ती भी हैं कुछ। तो ऐसे में पेंडेमिक ने एक बड़ा रोल मतलब जो प्ले किया है, ये उनको मतलब घर से बाहर निकलने पे जो रोक लगी है, इसमें मतलब से ड्रॉप आउट भी बढ़ रहे हैं। ड्रॉप आउट के बाद सीधे लोग शादी की तरफ भागते हैं कि लड़कियों की शादी कर दी जाए।
और मतलब एक यूनिसेफ पढ़ रहा था, तो एक यूनिसेफ की 2019 की रिपोर्ट बताती है कि जो बाल विवाह होता है भारत में सबसे ज्यादा होता है। तो बिल्कुल। इसका मतलब इसके बाद बाल विवाह होगा, तो इसका मतलब लड़कियों की, ये जो बाल विवाह होते हैं इनका मतलब लड़कियों के दिमाग पे किस तरीके का असर होता होगा, उनको किस तरीके से ये प्रभावित करता होगा। बाल विवाह का सबसे गहरा असर अगर कुछ होता है तो वो लड़कियों के स्वास्थ्य पे होता है। मानसिक और सामाजिक तो होता ही है, उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का जो मुद्दा होता है, अभी हाल में ही अप्रैल में ही यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है माई बॉडी ऑटोनॉमी पे, यानी महिलाओं का, अगर मैं मतलब लेमैन्स लैंग्वेज में कहूँ कि महिलाओं का उनके शरीर पर कितना अधिकार है। तो जब आप, ये काफी लंबी रिपोर्ट है 150 पन्नों की, लेकिन जब आप इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स को देखेंगे तो पाएंगे कि बाल विवाह एक बहुत बड़ा, स्पेशली भारत कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा कारण है जो महिलाओं के, स्पेशली यंग लड़कियों के, 15 से 30 साल की लड़कियां जो जिनकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है, उनके शरीर पर, उनके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर डालता है। ये आपका अगर मान लीजिए किसी की शादी 12 साल की उम्र में होगी, चूंकि वो शादी हमारे यहाँ रेप का कानून भी बहुत अलग है, लेकिन चूंकि उसकी शादी हुई है, परिवार ने करा दी, जबरदस्ती करा दी, 12 साल की बच्ची की रजामंदी को हम रजामंदी नहीं मानते हैं, ना कानूनी रूप से ना सामाजिक रूप से, उसकी शादी करा दी। उसके साथ जब उसका पार्टनर, पार्टनर तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, जब वो मर्द यौन संबंध बनाता है, वो बिल्कुल ही बलात्कार के दायरे में आता है। लेकिन ऐसी कितनी केसेस हमारे यहाँ दर्ज होती हैं, और वो लड़की 12 साल की उम्र से लेकर जब तक उस शादी के रिश्ते में जकड़ी हुई रहती है, लगातार मैरिटल रेप का सामना करती है, वो छोटी उम्र में माँ बन जाती है। इसका असर पड़ता है हमारे देश के मातृत्व मृत्यु दर पर और शिशु मृत्यु दर पे। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। जहाँ एक लड़की का बाल विवाह हो जाता है, छोटी उम्र में शादी हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे सामने किसी एक लड़की की पढ़ाई छूट रही है तो अगले साल यूएन की एक रिपोर्ट का हिस्सा आंकड़ा बन जाएगी। वैसे ही ये लड़कियां मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु, और इनके जो 15-16 साल में बच्चे जन्म लेते हैं, 19 साल तक ये 2 बच्चों की माँ बन जाती हैं, ये सारे स्वास्थ्य के आंकड़े बन जाते हैं। तो सिर्फ बाल विवाह एक सामाजिक समस्या को हम नहीं देख सकते, ये सामाजिक समस्या औरतों के स्वास्थ्य की कई गंभीर समस्याओं को जन्म देती है। बाल विवाह एक रूट कॉज है, और चूंकि ये महामारी है, लड़कियों की पढ़ाई छूट रही है, शादी उनकी एक मतलब उनका परिवार, हमारा समाज एक सोल्यूशन के रूप में देखता है, तो आगे जाकर इन्हीं सारी मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स, इतनी सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, हमारी सरकारें ध्यान नहीं देती, खारिज कर देती हैं छवि खराब होने के नाम पर, लेकिन वो कह रही हैं कि महामारी के बाद भारत में मातृत्व मृत्यु दर और भी आगे बढ़ने वाली है, उसका दर बढ़ने वाला है। दीदी, एक सवाल सवाल ये भी है कि जैसे मतलब इस लॉकडाउन में तमाम लोगों की नौकरियां भी गई हैं, और तमाम अ, लोगों की मतलब रोजगार की आय के स्रोत छिन गए हैं, लेकिन शादियां रुक नहीं रही हैं। लेकिन जिनकी सरकारी नौकरी है उनका उनका दहेज का रेट बढ़ गया, मतलब उनको खरीदने का जो रेट है जिसपे वो बिकेंगे, वो रेट बढ़ गया है। जो पहले 6 लाख में बिकते थे वो 10 लाख में बिक रहे हैं। तो इससे मतलब लड़कियों के परिवार वालों को किस तरीके की शादी तो करनी है, तो इससे उन लोगों का कितना शोषण हो रहा है, और किस तरीके से मानसिक और आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक किस तरीके का ये शोषण है, और इसको कैसे देखा जाए। देखिए कि बिल्कुल यहाँ मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लाइन से पहली बार सहमत होती हूँ, ये आपदा में अवसर है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो शोषण है ये नया नया महामारी के साथ एक्सक्लूसिव रूप से शुरू हुआ है। ऐसी घटनाएं पहली बार हो रही हैं। दहेज की मांग स्थिति को देखते हुए बढ़ गई है। ये बिल्कुल वो प्रिविलेज, दहेज की मांग कौन बढ़ा रहा है और कौन दहेज दे रहा है, अभी किसकी शादियां हो रही हैं, ये पूरी यहाँ बहुत ही एक वर्ग का ही मामला है। आप देखेंगे कि आप जिस शोषण की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा था। ये उसी आ, बड़ी समस्या का हिस्सा है, दहेज समस्या का हिस्सा है, जो सदियों से हमारे समाज में मौजूद है। ये कोई नई समस्या आज जन्मी नहीं है, बस इन्होंने एक
इनको अगर, जैसा कि मैंने पहले कहा, आपदा अगर ने अवसर खोज लिया है। 85 लोग कमा रहे हैं तो आप कॉम्पनसेशन दे दीजिए, वहां तो आपके पैसे बच गए ना, तो आप मुझे इन कैश बाय हैंड दे दीजिए। तो ये तो मतलब इस क्लास की नियत ही है जो कभी बदलेगी नहीं। बस इसमें एक नया फीचर जुड़ गया है, मैं कहूँगी ये बिल्कुल, मैं इसे बिल्कुल नया नहीं मानती हूँ कि ये शोषण नया नया शुरू हुआ है। इसमें बस एक नया फीचर जुड़ गया है कोरोना महामारी के नाम का। भाई फीचर की बात कर रहे थे, ये तो मतलब सदियों का मतलब चला हुआ है ऐसा, मतलब हमेशा से यही है कि मतलब, और उसमें बहुत तरीके की चीजें होती हैं। जब अब शादियां भी होती है, जो उसमें से शादियों के जो रीति रिवाज होते हैं वो इतने पैट्रियार्कल होते हैं कि लड़की का बाप लड़के का पैर छुए वो धोए, तो तमाम वो तमाम तो तरीके के, मतलब वो वो भयंकर होता है। पेट्रियार्कल वो पेट्रियार्कल तो है, वो पूरी तरीके से ब्राह्मणवादी है। वो बिल्कुल ही एक अलग डिस्कोर्स है, उस पर शायद किसी और दिन चर्चा की जरूरत पड़ेगी, जिस दिन हम लेकिन ये कह रहे थे इसका कि जैसे जो शादी की बात कर रहे हैं हम लोग, शादी की लगातार मतलब महिलाओं, तो इसमें जो एक बड़ा रोल करता है डोमेस्टिक वायलेंस, जो कम उम्र लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। तो लेकिन कोविड में जब सब लोग घर हैं और सारी चीजें सब कुछ एक तरीके से पैक है, तो उसमें जाहिर तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, जो अभी रिपोर्ट आएगी अगले साल तो दिखेगा भी। तो इस डोमेस्टिक वायलेंस को अगर रिकॉर्ड किया जाए और डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी बनाई जाए, तो उसको कैसे कैसे बनाया जाएगा और कैसे उसको देखा जाएगा? डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी से आपका क्या मतलब है आकाश? आप थोड़ा इसे देखने एक्सप्लेन। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें, तो वायलेंस तो मान लीजिए कोई फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, उसको अगर हम लोग इस तरह विभाजित करें तो कितने तरीके के हो सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे आदमी कोई मतलब बहुत टॉर्चर करता है किसी को, कोई मारता पीटता है। डोमेस्टिक वायलेंस अपने आप में एक कैटेगरी है। अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल होता ही है, मैरिटल मेंटल होता ही है। मैरिटल रेप एक बड़ा फॉर्म है डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसे हम वायलेंस मानते ही नहीं, ना हमारा देश मानता है, ना हमारे देश की अदालतें मानती हैं, ना हमारे देश की सरकार मानती है, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है कि अगर मैरिटल रेप को कानूनन रूप से अपराध माना जाएगा तो इससे हमारे देश की जो शादी की संस्था है, जो सबसे बड़ा एक स्कैम है, वो खतरे में पड़ जाएगी। अब इस तो डोमेस्टिक, परिवार और संस्था के नाम पर महिलाओं के साथ लगातार हिंसा को जायज इस देश की सत्ता, इस देश की अदालतें वैध ठहराती हैं। कोविड में क्या डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ा होगा? ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मतलब मुझे लगता है कि 23 मार्च पिछले साल ये लगा लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी राष्ट्रव्यापी, और सबसे पहली जो समस्या आई गेस आई थी वो डोमेस्टिक वायलेंस की थी। इसी साल महिला बाल विकास मंत्रालय ने संसद में जवाब दिया है कि पिछले साल अप्रैल से जून या जुलाई, इसका आप डेट मतलब पीरियड चेक कर लीजिएगा, अप्रैल से जून या जुलाई के बीच, ये पिछले साल की मैं बात कर रही हूँ, मदद की करीब 2.5 लाख कॉल आई थी। महिलाओं की कॉल 2.5 लाख, इसमें अलग अलग कॉल थी, अलग अलग कॉल थी एज इन घरेलू हिंसा की या मदद की कॉल अलग अलग तरीके से। लेकिन ये 2.5 लाख वे कॉल्स थी जिन महिलाओं को एटलीस्ट ये पता थी कि अच्छा कोई हेल्पलाइन नंबर मौजूद है, अच्छा हमें फोन का इस्तेमाल करना पता है, जो स्थिति के मुताबिक एटलीस्ट कंप्लेन करने की स्थिति में भी थी। लेकिन कई करोड़ों महिलाएं तो ऐसी होती है जो कंप्लेन करने की स्थिति में ही नहीं थी इस लॉकडाउन के दौरान। क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स रिसर्च बताती हैं कि मैं अपने निजी अनुभव से बताती हूँ कि एक महिला का जो पहला शोषणकर्ता होता है, जो अब्यूजर होता है, वो ज्यादातर उसके घर के आसपास का ही होता है, उसके अपने परिवार का ही होता है। तो इस लॉकडाउन में हजारों करोड़ों महिलाएं ना सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश में अपने अब्यूजर्स, अपने शोषणकर्ता के साथ कैद थी, जिनके पास बाहर जाने का कोई विकल्प नहीं था, जिनके पास उस ट्रैप से निकलने का विकल्प नहीं था, क्योंकि वो शोषणकर्ता उनके पति थे, उनके भाई थे, उनके पिता थे, या कोई और मर्द था। तो ऐसे में जब लॉकडाउन लगा तो ये स्थिति और विभस्त हो गई। इसीलिए महिलाएं, हाल फिलहाल एक पिंक लैटर्न नाम की संस्था है, उसने एक रिसर्च किया है, वो बताता है कि जो महिलाएं वर्क फ्रॉम होम करने में सक्षम है, उसमें से हर 4 से 5 महिलाएं मानसिक अवसाद में जी रही हैं। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वो सिर्फ बाहर निकलना ये नहीं होता है कि अच्छा चलो बाहर निकल गए, लॉकडाउन में बंद है। कई लोगों के लिए ऐसे अब्यूजिव घरों से, ऐसे शोषणकारी घरों से निकलने का एक स्केप भी होता है, कुछ घंटों का ही सही, लेकिन वो एक स्केप भी होता है।
जिससे वो दूर रहना चाहती हैं। और ये शोषण, ये अब्यूज, ये स्केप वो कभी अपने पति से चाहती हैं, कभी अपने भाई से चाहती हैं, कभी अपने पिता से चाहती हैं। तो ये हम लोग ये तमाम तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये दीदी जो ये बात कर लेबर का जो सर जो डिवीजन है, लेबर डिवीजन, तो पहले से ही तमाम सारे काम, घरेलू काम जो महिलाएं करती आ रही हैं, जिनका उनको कोई पे नहीं किया जाता है, तो ये कुछ इसको स्कोप थोड़ा बहुत था कुछ महिलाओं के लिए जो बाहर आती जाती थी। लॉकडाउन में वो स्कोप भी बंद हो गया है। तो ये लेबर महिलाओं के साथ मतलब एक लेबर तमाम तरीके का जो घर पे घरेलू काम है, सारा कुछ उन्हीं के ऊपर थोप दिया गया है। तो इस वक्त उनके आपको क्या लगता है कि उनको उसके लिए कुछ डिमांड करनी चाहिए कि उनको पे किया जाए उस काम के लिए? अब हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के दौरान एक टिप्पणी की थी इससे मिलती जुलती, कि महिलाओं को उनके अनपेड लेबर के श्रम का जो अनपेड लेबर है, जो अवैतनिक श्रम है, उसका हिसाब दिया जाना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए क्या नीति होगी, वो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन थोड़े आंकड़े यहाँ पे मैं देना जरूरी समझती हूँ। भारत, ये कोविड महामारी से पहले की बात है, भारत उन देशों में है जहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा अनपेड लेबर वक्त में अपना समय गुजारती हैं। और अनपेड लेबर वक्त को हम हमेशा घर के कामों से, केयर गिविंग वर्क से जोड़कर देख सकते हैं और देखते हैं। लेकिन मेरा यहाँ मानना है, यहाँ हम असंगठित क्षेत्र में की जो महिलाएं, जो मजदूर वर्ग से आती हैं, जो लेबर साइट्स पे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करती हैं, उनका अनपेड लेबर भी काउंट होना चाहिए। क्योंकि जब वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होती हैं, आप देखेंगे वो ईटा लगा के चावल चढ़ा रही होती हैं, बगल में कपड़े पे कपड़े का एक झूला बना के उनका बच्चा लेटा होता है, और उसी बीच वो सर पे ईटों की टोकरी लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पे भी लगी होती हैं। लेकिन उन्हें मजदूरी मर्दों के मुकाबले हमेशा 10 रुपए कम ही मिलेगी, कभी उन्हें ज्यादा नहीं मिलेगी। उस अनपेड लेबर वर्क को भी देखने की जरूरत है, जो मुझे लगता है अदृश्य है। क्योंकि जब भी अनपेड लेबर वर्क का जिक्र आता है, हम हमेशा इसे मतलब घर के कामों से जोड़कर देख देते हैं। मतलब जिनके पास एक घर है, जो घर में खाना बनाए, ऑब्वियसली वो भी बहुत ही ज्यादा शोषण का काम है जिस तरीके का अनपेड लेबर वर्क है। लेकिन इसमें हमें वर्ग को भी साथ मिलाकर देखने की जरूरत है। अगर मेरा फिर से वही कहना है कि अगर हम इंटरसेक्शनल तरीके से चीजों को नहीं देखेंगे, अलग अलग आधार पे चीजों को नहीं देखेंगे, तब तक किसी भी समस्या का पूर्ण हल कभी भी नहीं निकलेगा, जेंडर के आधार पे भी नहीं निकलेगा। अब हम रोजगार की बात कर रहे हैं तमाम की महिलाएं का, तो दीदी ये है कि जैसे पहले से ही आपने जैसा बोला कि महिलाओं की मजदूरी चाहे उनके पारिश्रमिक मर्दों की अपेक्षा कम रही है शुरू से, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी या हो, तो तो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन वो एक होता था कि मतलब कुछ महिलाएं जैसे जो जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, बाहर निकल गई थी, जो अपने पैर पे खड़ी थी, अपना खर्चा को चला रही थी, तो वो स्टैंड ले पा कुछ कुछ स्टैंड लेने की कोशिश भी कर रही थी और ले भी पा रही थी। अचानक से इस कोविड पैंडेमिक में उनकी नौकरियां चली गई, अब उनके पास उस वो स्थिति नहीं रही जो पहले थी। तो उनके स्टैंड में उनके बाद मतलब जो जो क्या बोलते हैं वो, जो स्टैंड लेके जिस ताकत के साथ स्टैंड लेके खड़ा होने वाला था, वो तो एक कमजोर हुआ है। तो एक इसका इम्पैक्ट इस एम्प्लॉयमेंट का महिलाओं पे क्या है, जो मतलब बेरोजगारी आई है, इसका महिलाओं पे क्या असर हुआ है, जो काम करने वाली असर, महिलाएं थी? जो असर हुआ है, हो रहा है और आगे होगा, ये बहुत ही व्यापक होगा। पहली बात, बिल्कुल जो स्टैंड की बात आपने की, वो एक इंडिविजुअल लेवल से अगर देखा जाए, एक व्यक्तिगत स्तर से, तो बिल्कुल बहुत कमजोर हो जाता है। क्योंकि हमारा जो प्रतिशतात्मक समाज है, ये हमेशा यही करता आया है कि जो आर्थिक चीजें हैं, जो फाइनेंशियल चीजें हैं, उसको अपने कंट्रोल में रखता है, ताकि इसके जरिए वो औरतों की स्वायत्ता, उनकी आजादी को भी अपने अंडर रख सके। ये सिर्फ गैर कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में नहीं है, जो कामकाजी महिला भी होती है उनके संदर्भ में भी है। अब देखिएगा, उनका एटीएम पति के पास होगा या पिता के पास होगा, उन्हें अपने कमाए गए पैसों का हिसाब देना पड़ता है। तो वो ऐसी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर भी स्वतंत्र नहीं होती हैं। लेकिन खैर, ये व्यक्तिगत स्तर से था। लेकिन अगर मैं एक कलेक्टिव स्तर से बोलूं, तो सबसे बड़ा असर जो होगा कि जो हम हमेशा कहते हैं कि एक अखबारों में आप लाइन हमेशा पढ़ते होंगे कि श्रम बल में घटी महिलाओं की भागीदारी,
वो अब बहुत ही ज्यादा कम होगी और हो रही है। कई रिपोर्ट इस बात का हवाला दे रही हैं। जो वर्किंग स्पेसेस में जो एक जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम मान लीजिए 0.1% भी बढ़े थे, वो हम 100% पीछे आ जाएंगे। अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई थी, वो कहती है कि जिस जेंडर इक्वालिटी को पूरा करने में 99 साल लगने थे, अब उस जेंडर इक्वालिटी को इनइक्वालिटी को खत्म करने में 135 साल लगेंगे लगभग। तो सोचिए मेरी कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी जब तक उन्हें एक जेंडर इक्वल समाज मिलेगा हर स्तर से। भारत के स्तर मानसिक तो है ही। भारत के जी संदर्भ में बिल्कुल, भी 135 साल बहुत ज्यादा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये 35 साल में संभव है, ये ग्लोबल एवरेज निकाला था उन्होंने, ये ग्लोबल क्योंकि एवरेज भारत का अलग ही कहानी में चलती 35 साल भी कम पड़ेंगे। है। भारत के एक सवाल ये है, मतलब कल हम लोग जैसे बात करते हैं तो जो एक्टिविस्ट हैं, जो महिलाएं एक्टिविस्ट हैं, जो दूसरे लोगों के लिए लगातार आवाज उठाती रही हैं, हकों की लड़ाई लड़ती रही हैं, उनके लिए ये सरकार, ये पेंडेमिक और तमाम चीजें कितनी नुकसानदायक हैं। जैसे हम नताशा का जब नताशा के साथ जो हादसा हुआ, उनके पिताजी गुजर गए कल, तो उस केस में जिस तरीके से और नताशा के साथ जो होता आ रहा था, ये सिर्फ आवाज उठाने के लिए, इसको कैसे समझने की जरूरत है कि सरकारें तो चुनी जा रही हैं, पेंडेमिक का फायदा भी उठा रही हैं, तो और जब किसी में जेलों में लोग, जो बहुत सारे राजनीतिक कैदी हैं जिनको मतलब कोविड हो भी रहा है लेकिन उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, तो इस नताशा के केस को दीदी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। नताशा देखिए, चूंकि इनको हम नताशा हो गए या महादेव नरवाल जी हो गए, इन्हें हम पर्सनली जानते थे, तो ये हमारे लिए एक भावनात्मक मुद्दा जरूर है। लेकिन ये मुद्दा निजी स्तर पे भावनात्मक है, लेकिन ये मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिक है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के दमन का एक क्रूर उदाहरण है कि बेबुनियाद आरोप लगाकर छात्रों, एक्टिविस्ट जिन्होंने भी मतलब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किए, वो आज इवन फॉर दैट मैटर भीमा कोरेगांव, वो आज 2 रिपोर्ट्स आ गई वायर में छपी और जगह छपी कि भीमा कोरेगांव का जो पूरा मामला, वो इसी ओर इशारा करे कि पूरा मामला प्लांटेड था। 2 रिपोर्ट्स इस बात पर आ गई हैं, लेकिन वो लोग कितने सालों से जेल में हैं। हमारे जो साथी जो सीए प्रोटेस्ट के बाद और दिल्ली राइट्स के बाद जेल गए, उन पर क्या आरोप लगे? कोई आरोप नहीं लगा, मतलब कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कोई आधार नहीं मिल रहा था, सब पे यूएपीए कर ठोकते जाओ। अभी जो महामारी है, अब देखेंगे कई दूसरे देश है जहाँ पे सरकारें कह रही हैं कि ना सिर्फ राजनीतिक बंदियों बल्कि कैदियों को रिहा किया जाए। किस आधार पे कर रही हैं ये तो खैर बहुत ही ज्यादा गहन पढ़ने की बात है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी सरकार का जो चरित्र है, जो उसका नेचर है, जो अभी तक पिछले 6 सालों में एक जागरूक नागरिक के तौर पर मैंने देखा है और महसूस किया है, जो अनुभव रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो राजनीतिक बंदियों को रिहा करने जा रही है। जिस तरीके से कोरोना महामारी जेलों के अंदर भी फैल रही है, आप जेलों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम शायद ज्यादा दूर जा रहे हैं। दिल्ली राजधानी है ना, यहाँ ऑक्सीजन के बिना कितने अस्पतालों में कितने लोग मर गए। जब सरकार ने उस वक्त संवेदनशीलता नहीं दिखाई, तो क्या जेलों में मरने वाले कैदी वे राजनीतिक बंदी जो उसकी विचारधारा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेल में है, क्या उसके प्रति हम सत्ता से संवेदनशीलता की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि संवेदनशीलता एक शब्द है जो हमारे सरकार के मैनिफेस्टो में, मौजूदा सत्ता के मैनिफेस्टो में कभी नहीं था। अंतिम सवाल के साथ बातचीत को खत्म करेंगे। जैसे नताशा हो गई, सुधा भारद्वाज हो गई, और जो भी महिलाएं आवाज उठा रही हैं जो जेलों में हैं इस वक्त, क्या ये वो नहीं है कि ये महिलाओं के एक तरीके से इस पितृसत्तात्मक समाज का एक सीधा सा संदेश नहीं है कि अगर तुम बोलोगी तो तुमको भी इन्हीं की तरह जेल में डाल दिया जाएगा? एक तरीके से क्या ये सीधा संदेश नहीं दे रही है सरकार, जो एक तरीके से पितृसत्तात्मक सोच की ही वाहक भी है? आवाज कट गई थी। जैसे मैं ये कहना चाह रहा था कि जो चाहे नताशा हुई, चाहे सुधा भारद्वाज हुई, इन लोगों को जेलों में डाला जाना सिर्फ इसलिए कि इन्होंने आवाज उठाई है, किसी गलत को गलत कह दिया है,
तो ये सरकार ये सिर्फ आने वाली महिलाओं के लिए जो पढ़ लिख रही हैं, थोड़ा बहुत बोलने की हिम्मत जुटा रही हैं, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको बताने के लिए तो अब तक इस रखा हुआ है कि अगर तुम आवाज उठाओगी तो तुमको भी इन्हीं की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस सरकार जो खुद ही पितृसत्तात्मक समाज की सोच की वाहक है, इसको क्या ये मतलब ये डराने के लिए महिलाओं की, आने वाली महिलाओं को डराने के लिए इस तरह की काम कर रही है? बिल्कुल बात की, ये एक उदाहरण दिया जाता है। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ ये एक उदाहरण सेट किया जाता है कि अगर आपने दिल्ली दंगों के बाद, ये प्रोटेस्ट के बाद जो जामिया में हुआ, जो जेएनयू में हुआ, उसके बाद जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हुई, वो उदाहरण सेट किया गया कि अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हारे साथ यही होगा। आप देखिए ना, कितनी सुनवाई पे सुनवाई होती रहती है, कितने निराधार बातें कह के इनकी जमानत याचिका ठुकरा दी जाती है। दिल्ली पुलिस के पास सबूत नहीं होते हैं, दिल्ली पुलिस के पास दिल्ली पुलिस के पास फुटेज नहीं होते, लेकिन वो कहती है कि नहीं, हमें अभी इन कैदियों की और भी हमें और भी इनसे आधारों पर। तो ये जो सत्ता, जो आपने सवाल किया कि क्या ये चुप करवाने का है, बिल्कुल ये अलग अलग आधारों पर चुप करवाने के लिए एक उदाहरण सेट करने के लिए किया जाता है। ये ना सिर्फ गिरफ्तारी के संदर्भ में, आकाश, हाथरस में जो हुआ, जब ऊंची जाति के पुरुष किसी दलित महिला के साथ बलात्कार करते हैं ना, तो वो सिर्फ इसलिए बलात्कार नहीं करते हैं कि वो एक महिला है, इसीलिए करते हैं कि वो दलित जाति से है। ये औकात दिखाने वाला जो ब्राह्मणवादी पुरुषवादी पितृसत्ता का चरित्र है ना, ये उनके अंतर्निहित है, जो हर जगह बार बार हमारे सामने अलग अलग उदाहरण के रूप में बनकर आता है। मेरी सवाल तो मतलब समाप्त हो गया। अब जो साथी देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी के कोई सवाल हो जो मैं छोड़ दिया हूँ, ना पूछ पूछ पाया हूँ, या फिर मैं उस तरीके से सवाल फ्रेम ना कर पाया हूँ, तो पूछ सकते हैं। जब तक बिल्कुल मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरी एक दोस्त है, मैं उससे बात कर रहा था एक दिन, तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि आर्थिक स्तर पे कितना जरूरी होता है, वो बता रही थी कि मतलब उसके घर से वो पैसे नहीं आते थे। वो उसने बहुत दिनों तक दीदी ये स्थिति कि वो पीएचडी एमए कर चुकी है, वो पीएचडी की तैयारी करे, नेट भी है वो, लेकिन उसको मतलब चीजों को चलाने के लिए टिफिन सर्विस, अपना खर्चा चलाने के लिए टिफिन सर्विस खोलनी पड़ी थी। और और घर उसकी पढ़ाई भी बाधित हुई थी इस चक्कर में, क्योंकि आप लगातार सुबह शाम दोपहर खाना बनाओगे तो फिर आप पढ़ाई कब करोगे। लेकिन उसको चूंकि सर्वाइवल का इश्यू था, तो उसको टिफिन सर्विस तक करनी पड़ी थी। और भी तमाम तरीके के संघर्ष हैं। ये तो एक उदाहरण दिया। जैसे हम अपने आसपास के घरों को देखें तो लोग नहीं पढ़ाते हैं 12वीं के बाद, और जो हमारे घर में। और एक सवाल ये है, जैसे मेरी दादी हैं, वो 95 साल की हो गई हैं, वो खुद नहीं पढ़ी हैं, 5वीं तक के बाद वो नहीं पढ़ी, तो वो भी यही सोचते हैं कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या है कि एक महिला जो हमारी माँ भी है, वो भी मानती है कि मतलब 12वीं पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, क्यों पढ़ाना चाहिए। तो ये जो है, ये सोच कहाँ से आती है? आपने जिसका यह जिक्र किया, आकाश, को से हम इंटरनलाइज मिसोजिनी भी कहते हैं, जब एक महिला ही दूसरी महिला के खिलाफ अलग अलग स्तरों पे हो जाती है। लेकिन यहाँ फिर भी मैं पूरी तरीके से ये नहीं कहूंगी कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है या उनकी ये सोच होती है। ये वे पितृसत्ता से ही डराइव करती है, क्योंकि यहाँ काम करता है पितृसत्ता का पावर। वे अपने आसपास देखती हैं कि जो पावरफुल मर्द हैं, जिनके हाथ में घर की सत्ता की चाबी होती है, वो महिलाओं को कब कहाँ क्या जाना है, किसके साथ रहना है, कितने तक पढ़ना है, किससे शादी करनी है, वो हर चीज अपने अंडर रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आपने अपनी दादी का जिक्र किया, यहाँ मैं आपकी दादी की ओर पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मर्द क्या करते हैं, जब औरतें थोड़ी बूढ़ी होने लगती है ना, तो उनके हाथों में घर की चाबी दे देते हैं, कहते हैं कि अम्मा आज से तुम मालकिन हो। लेकिन अम्मा मालकिन नहीं होती हैं, अम्मा होती हैं एक मैस्कट होती है। मैं मैस्कट शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगी कि कहने को की है कि दादी मालकिन है मेरे घर की, लेकिन दादी कोई फैसले लेती है, कहाँ फसल बिकेगी, कितने कितने की फसल बिकी है,
कितने की कमाई हुई है, दादी इस बारे में कोई दखल नहीं देती, ये सारा पिता ही करते हैं। और अब मान लीजिए अगर दादी या नानी को पेंशन मिलती है, तो जब बैंक से वो अंगूठा लगा के पासबुक पे पेंशन लेके आती है, तो उसका बंटवारा भी नाती पोते और उनके बेटे ही करती है कि अच्छा अम्मा पेंशन आ गई, लाओ दे दो, हम ध्यान से रख देंगे। ये कौन सा तुमने अम्मा को मालिक बना दिया। तो ये उदाहरण था, बहुत ही छोटा उदाहरण था, जहाँ पुरुषों ये को सही बात बड़ी है, एकदम एग्जैक्ट सारे घरों में यही होता भी है। अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए पुरुष बड़ी चालाकी से बिल्कुल अपने पावर का एक छोटा सा अंश देके उस व्यवस्था को, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कायम रखते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। वही कहीं कहीं टूट जाती है। अब उदाहरण ले लीजिए हम जैसी महिलाओं का, तो वो चेन वहां पे टूटेगा। अभी तक दीदी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, इसका मतलब सारे सवालों का जवाब मतलब संतोषजनक रहा। तो शुक्रिया दीदी आज बातचीत के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी उम्मीद करेंगे कि अगर कोई इस तरीके का फिर से डिस्कशन या आयोजन करे तो आपको फिर से बुलाएं। शुक्रिया दीदी। बिल्कुल, शुक्रिया।